तो सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 11 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज आपको हम दिखाने वाले हैं कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको देते हैं उनसे आपको कितना फ़ायदा मिला है वो आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। और इसके जस्ट बाद एक हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें 2020 से लेकर के 2025 तक के सभी पुरस्कार, जो साहित्यिक पुरस्कार हैं, जो स्पोर्ट्स के पुरस्कार हैं, उनको कवर करेंगे। क्योंकि पुराने पुरस्कार पूछ रहे हैं, 2020, 21, 22, 23 के पूछ रहे हैं, तो वो सब आज कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो प्रश्न हैं वो सुमन भदौरिया जी ने भेजे हैं जिनके 78 नंबर हैं, कौशल गुप्ता जी ने भेजे हैं जिनके 81 नंबर हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साइंस से हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, शैवाल में किस तरह का प्रजनन पाया जाता है? तो देखो, शैवाल में 3 तरह के प्रजनन पाए जाते हैं। एक होता है कायिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। कायिक प्रजनन खंडन जैसी विधियों से होता है, अलैंगिक प्रजनन जो है वो बीजाणुओं के निर्माण से होता है, और जो लैंगिक प्रजनन है वो नर और मादा युग्मकों के संलयन से होता है। इन तीनों में से ही एक ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया होगा जो कि आपका आंसर होगा। अब एग्जैक्ट आंसर जो है वो कोई बता नहीं पाया है, लेकिन तीनों प्रजनन हमने आपको बता दिए हैं फंजाई में कौन कौन से प्रजनन पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो लोग अपना MPSI की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। और जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। भाई आपकी तैयारी हुई है या फिर नहीं हुई है? ठीक है, तैयारी हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो अभी भी आपके पास में मौका है। आप अभी भी MP पुलिस के एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो अभी MP पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स आप ले सकते हैं सक्सेस जंक्शन के, जो आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, MPG ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में इसके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सुपर मैराथन की PDF मिलेगी, इसके अलावा जितनी स्पेशल क्लासेस की गई हैं उन सब की PDF मिलेगी, और डेली एग्जाम एनालिसिस की PDF भी आपको एक साथ में मिलने वाली है। अगर आपके पास में 4 से 5 दिन का भी समय है तो आप ये नोट्स लेकर के अपने स्कोर को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इन भाई के 84 नंबर आए हैं, साकेत महार जी, इन्होंने इधार के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने लगभग 5 से 6 दिन हमारे नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा अरविंद जी ने 6 दिन नोट्स पढ़े थे, उनके 83 नंबर आए हैं। राज शर्मा जी के 74 नंबर आए हैं, उन्होंने भी 5 से 6 दिन हमारे नोट्स पढ़े थे। तो आपके पास में मौका है, अभी भी आप अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो MPASI और LDC ये लोग भी मात्र 179 रुपये पे करके MPASI LDC के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का एग्जाम हो गया है या फिर आपका MPSI का एग्जाम आने वाला है, तो MPSI के सभी 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं। अब ये भर्ती बहुत दिनों बाद आई है और आगे भी ये बहुत दिनों बाद आएगी, तो मौका मिला है तो इसका बिल्कुल चौका मार दीजिए और तुरंत नोट्स लेकर के अपनी तैयारी में लग जाइए। अब ये नोट्स प्राप्त कैसे किए जा सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल विधि है, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको MP पुलिस कांस्टेबल के नोट चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको MPASI LDC के नोट चाहिए तो भी आपको 179 का ही पेमेंट करना है। अगर MPSI के नोट चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। और अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए, यानी दोनों पेपर आपके हैं, तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जो भी PDF आपको चाहिए उतना पेमेंट करके आप सेंड कर देंगे तो तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको MP पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह होती रहती है और बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए, वर्दी की इस जंग में वर्दी जरूर मिलेगी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कंडीशन बना करके पूछा गया है कि एक दुर्घटना के दौरान आपके मेड्यूला ऑब्लंगेटा में चोट लग जाती है तो आपके शरीर की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? ऑप्शन में हृदय की धड़कन दी गई थी, तो हृदय की धड़कन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पलकों को झपकाना, हृदय की धड़कन, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भाई हृदय की धड़कन को कम ज़्यादा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आंखों का झपकना रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। कुछ देर के लिए रोक सकते हो लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं रोक सकते हो। ये सब मेड्यूला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि चोट लग जाए और ये अगर डैमेज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं।
देखो, यदि मेड्यूला ऑब्लंगेटा में चोट लगती है तो हृदय की धड़कन के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि श्वसन दर, रक्तचाप और निगलना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इन सारी क्रियाओं को मेडुला ऑब्लंगेटा ही नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करता है जो इन जीवन निर्वाह कार्यों को नियंत्रित करता है। चोट के कारण दिल की धड़कन और सांस रुक सकती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो, मेडुला ऑब्लंगेटा में चोट लगने के कारण होने वाली प्रमुख समस्याएं देख लीजिए, आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। अभी दिखाएंगे कौन कौन से रिपीट हुए। सबसे पहले हृदय गति। तो मेडुला ऑब्लंगेटा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, इसलिए चोट लगने पर हृदय गति जो है वो अनियमित हो सकती है, यानी बीपी बढ़ सकती है और लो भी हो सकती है। ठीक है। श्वसन, तो यह श्वसन दर को भी नियंत्रित करता है, इसलिए चोट लगने से सांस लेने में समस्या हो सकती है। रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा रक्तचाप को भी नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है और चोट लगने पर यह भी प्रभावित हो सकता है। बाकी अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको निगलने में दिक्कत होगी और उल्टी या फिर मतली जैसे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारी कंडीशंस हमने आपको डिटेल में समझा दी हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया। ठीक है। इसके अलावा अन्य अनैच्छिक क्रियाएं होती जैसे कि लार का स्त्राव, आंतों का क्रवांकुंचन, ये सब क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, साइंस का ही अगला प्रश्न है। देखो, डेरिवेशन पूछा गया है। किसी दर्पण की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की क्षमता आपको बतानी थी डायोप्टर में। आंसर आएगा 0.083। कैसे आएगा, आइए वो देख लेते हैं। तो देखो, एक दर्पण की फोकल लेंथ दी गई है 12 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना मीटर में है, 12 मीटर है, ध्यान रखिएगा। इसकी क्षमता 0.083 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता के सूत्र का उपयोग करके निकाला जा सकता है। क्या होता है, तो P फोकस दूरी है, F जो है वो व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P बराबर 1/f होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको क्षमता ज्ञात करनी है तो आपको P बराबर 1/12 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.083 डायोप्टर निकल करके आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मान दिए गए हैं वो P बराबर 1/f में रख देना है। फोकल लेंथ का मान अपन को दिया है 12 सेंटीमीटर, और कुछ तो दिया नहीं है, तो 1/12 जब करेंगे तो ये आपका इंटू 100 जब कर देंगे तो ये आपका 0.083 डायोप्टर निकल करके आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। देखो, वर्ण विक्षेपण से डेली प्रश्न आ रहा है, फिर से आया है कि बरसात के दिनों में बनने वाला इंद्रधनुष बाद वाले इंद्रधनुष से ज़्यादा चमकदार होता है, क्यों? जो पहले इंद्रधनुष बनता है वो बाद में बनने वाले इंद्रधनुष से ज़्यादा चमकदार होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। आइए पूरी बात आपको समझाते हैं। तो बरसात के बाद बनने वाला जो पहला इंद्रधनुष होता है वो पहले मतलब बाद बनने वाले इंद्रधनुष से ज़्यादा चमकदार होता है, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश का एक ही बार आंतरिक परावर्तन होता है। जो पहली बार बनता है ना, इसमें एक ही बार आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि बाद वाले इंद्रधनुष में 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए पहले इंद्रधनुष में पानी की बूंदें प्रकाश को अपवर्तित कर देती हैं, ठीक है, और एक बार परावर्तित भी कर देती हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा रंग बिखर जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा रंग आपको देखने को मिलेंगे पहले बनने वाले में। उसके बाद में जब दोबारा बनेगा तो वो आपको थोड़ा सा फैड लगेगा, थोड़ा सा कम चमकीला लगेगा, लेकिन पहले बनने वाला जो है वो ज़्यादा चमकीला होता है, क्योंकि इसमें आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया है, साइंस का ही प्रश्न है, प्रदूषण से है कि दिल्ली में 1997 से लेकर के 2005 के बीच में किस गैस की मात्रा कम हो गई है? ऑप्शन में दिया था O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी O2 की जो मात्रा है वो दिल्ली में कम हो गई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। भाई प्रदूषण बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाएगी। देखो, तो दिल्ली में 1997 से 2005 के बीच में ऑक्सीजन यानी कि O2 की मात्रा में कमी आई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1997 से 2005 के दौरान वाहनों की संख्या बढ़ने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के कारण वायु की गुणवत्ता में गिरावट आई है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेट्रोल वगैरह जहां पर ज़्यादा जलेगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। ठीक है। कोयला और अन्य सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी बढ़ गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं की वजह से होती है, तो धुआं बढ़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ गई है। केवल ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो दिल्ली में कम हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऑड इवन चलाया गया था कि भाई ऑड गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी, इवन गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी। और ये जो दिल्ली है ये लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी स्वच्छ हो गई थी। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी से डेली प्रश्न आ रहा है, फिर से पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वजह से फ्लॉप हो गई थी, किस वजह से फेल हो गई थी। आइए देख लेते हैं। बहुत सारी वजहें थी फेल होने की, कौन कौन सी थी वो देख लो। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी कई कारणों से विफल हुई थी, जिनमें हाइड्रोजन के सही स्थान की कमी, समस्थानिकों को स्थान न दे पाना और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। यही आपके ऑप्शन दिया गया था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कुछ अनियमितताएं शामिल हैं,
ठीक है। इसके अतिरिक्त आवर्त सारणी कोबाल्ट जैसे कुछ तत्वों के साथ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के नियम का पालन नहीं कर सकती थी। उसमें नोबल गैसों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वे उस समय नहीं खोजी गई थी। तो ये बहुत सारी ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मेंडलीव की आवर्त सारणी विफल हो गई थी। इनमें से ही एक ऑप्शन आपका परमाणु क्रमांक वाला दिया गया था। आगे बढ़िए। अगला एमपीजी से प्रश्न पूछा गया, कमलापति महल कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। देखिए, कमलापति महल प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जो ऊपरी और निचली जिलों को जोड़ने वाले पुल पर कमला पार्क के अंदर स्थित है। यह 18वीं सदी का एक भव्य महल है जिसे गोंड रानी कमलापति के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो स्थान आपका भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। वास्तुकला कौन सी है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। इतिहास देख लीजिए इसका निर्माण 1722 में निजाम शाह ने रानी कमलापति के लिए करवाया था। ये नीचे वाली लाइन आपको बहुत गौर से ध्यान रखनी है, आगे पूछी जाएगी। अगला देखो, मेले से आया है कि उज्जैन में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? सिंपल सा प्रश्न है। क्षिप्रा नदी। कई बार आपको करवाया है, जब भी सिंहस्थ की बात आई होगी या फिर जब भी उज्जैन की बात आई होगी तब हमने आपको करवाया था। और कल व्हाट्सएप पे जब टेस्ट किया था तो ये प्रश्न पूछा भी था कि भाई उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, क्यों लगता है? बृहस्पति ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है। बहुत बार आपको बताया है। देखो, इसीलिए कहते हैं डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए और हर शिफ्ट का देखिए। उज्जैन में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला क्षिप्रा नदी पर लगता है। यह मेला पारंपरिक रूप से 12 साल में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 वर्ष के बाद में लगता है। अब अगला, अभी देखो प्रयागराज में लगा था, अब अगला अपने उज्जैन में लगेगा। नदी का नाम क्षिप्रा नदी है। आयोजन हर 12 साल में एक बार उज्जैन में लगता है। महत्व क्यों है? तो यह भारत के 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है और इस दौरान लाखों श्रद्धांजलु नदी में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। अगला देखिए, सोन नदी का उद्गम। हजारों बार आपको कराया होगा सोन नदी का उद्गम। जब भी नर्मदा की या फिर ताप्ती की बात आती तो सोन नदी को अपने आप ही हम लेकर के आ जाते थे। पूछा गया कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब आप एमपी की हिस्ट्री वाली पीडीएफ, जिन लोगों ने नोट्स लिए उनको बता दें, एमपी हिस्ट्री पीडीएफ खोलेंगे तो एक नदी का सेक्शन आएगा, उसमें ये सारी नदियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो देखो, हमने बताया था आपको अमरकंटक में एक पहाड़ी है भैया, ठीक है। अमरकंटक से यहाँ से जो है निकलती है नर्मदा नदी और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यहीं से सोन नदी निकलती है अमरकंटक से और ये इस तरफ बहती हुई, पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है और गंगा जो है वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पटना के पास गंगा में मिलती है। यहीं इसके पैरेलल जो है, पैरेलल ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई से और वो भी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है ना। चलो देख लो, तो अमरकंटक सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद में गंगा की दक्षिणी उपनदियों में ये सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल के पूर्व में है। जहाँ से नर्मदा निकलती है ना, उसके पूर्व में जो है एक स्थल है जहाँ से सोन नदी निकलती है। तो सोन इधर बह जाती है, नर्मदा इधर बह जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? सिंपल सा प्रश्न है। अपना मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले स्थान पर कौन आता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है। जिन लोगों ने स्टैटिक जीके के नोट्स देखे होंगे हमारे वाले, उसमें हमने इसको बताया था। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, लो आई गया इसका नाम, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना है ना। राजस्थान जो है, राजस्थान के बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 308252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38%। ये दोनों अंक आपको याद रखने हैं। 308252 ये नंबर याद रखना है और 9.38% ये दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे पूछे जाएंगे। वर्ष 2000 तक जब छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा था, तब ये अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इसका भी जो है चेंज हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कुषाणों ने अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि का उपयोग किया था? तो कुषाण लोग अपने नाम के आगे जो है देवपुत्र नामक उपाधि लगाते थे। चलिए देख लेते हैं। तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र और शाहने शाही की उपाधि लगाते थे, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र, ठीक है, और सम्राट, ये इसका अर्थ होता है। देवपुत्र उपाधि शासक की दिव्य उत्पत्ति को दर्शाती थी। संभवतः जो चीनी परंपरा से प्रभावित है, चीनी परंपरा के लोग भी अपने नाम के आगे स्वर्ग का पुत्र लगाते थे। उसी को देखते हुए इन लोगों ने अपने आगे ईश्वर का पुत्र लगा लिया, ठीक है। तो देखो, देवपुत्र जो है ये उपाधि शासक की दैवी शक्ति को दर्शाती थी।
चीन की स्वर्ग के पुत्र उपाधि से ये प्रभावित थी। ठीक है, उसके बाद में शाहने शाही, तो कनिष्क जैसे शासकों ने इस उपाधि का भी प्रयोग किया था। यह भी एक शाही उपाधि थी जो उनके सम्राट होने के दर्जे को दर्शाती थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है ह्वेनसांग के अनुसार भारत का आइंस्टीन किसे बताया है? तो ह्वेनसांग ने नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बताया है। चलिए देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ह्वेनसांग के अनुसार नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के समान ही उनकी गहन दार्शनिक अवधारणाओं के कारण उन्हें यह उपाधि ह्वेनसांग ने दी थी। कारण क्या है? तो नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत की अवधारणा को समझाया था। केवल उनके सापेक्ष दीर्घ आयाम के कारण ही लघुता संभव है, जो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसलिए ह्वेनसांग ने इनको क्या कहा था? भारत का आइंस्टीन कहा था। चलिए, बाकी योगदान भी उन्होंने दिए थे, उपाधि वगैरह हमने आपको बता दिया है। ह्वेनसांग ने नागार्जुन को दुनिया के 4 रोशनी में से एक की भी उपाधि थी। ये भी आपको ध्यान रखना, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किस शासक के समय अपने सर्वोच्च शिखर पर थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, इनके टाइम पर कवि कालिदास जो है नंबर 1 पर थे, मतलब कह सकते हैं अपने चरमोत्कर्ष पर थे। तो कवि कालिदास जो है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर थे। उन्होंने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त साम्राज्यों के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, जो कला और साहित्य की दृष्टि से प्रसिद्ध था। इसलिए कालिदास को बहुत सम्मान उस टाइम पर मिलता था। दरबार के रत्न थे ये कौन? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। समयावधि भी देख लीजिए इनकी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 475 ईस्वी तक शासन किया था और यह वह समय था जब कालिदास अपनी महानतम कृतियां लिख रहे थे। सांस्कृतिक प्रभाव भी देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को कला, साहित्य और विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है और कालिदास की रचनाओं का भी भारतीय संस्कृति में और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है भाई, तो ये कालिदास जो है विक्रमादित्य के टाइम पर अपने चरमोत्कर्ष में थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के अनुसार विभाजन के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मध्य प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा था? तो ब्रिटिशर्स ने विभाजन के बाद, यानी कि जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, तो मध्य प्रदेश को पार्ट ए में रखा था। देखिए, तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को ब्रिटिश वर्गीकरण के भाग ए यानी कि पार्ट ए श्रेणी में रखा गया था। इस श्रेणी में वे प्रांत शामिल थे जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांत थे। ठीक है, जिस पर निर्वाचित गवर्नर और विधानमंडल का शासन हुआ करता था। तो जितने भी ऐसे पार्ट थे भारत के जिस पर कभी गवर्नरों ने शासन किया था, उनको पार्ट ए में रखा गया था। और मध्य प्रदेश पर भी गवर्नर का शासन चलता था, तो मध्य प्रदेश भी पार्ट ए में शामिल हो गया। पार्ट ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद 1950 में केंद्रीय प्रांत और बरार के महाकौशल और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों को मिलाकर के भाग ए का निर्माण किया गया था और इस राज्य की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ये राजधानी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला देखियो। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी और बाद के शासकों जैसे कि हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने भी इसका संरक्षण किया था। ठीक है, तो इस स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में और बाकी हर्षवर्धन, पाल राजा हो गए, इन लोगों ने इसका समर्थन किया और इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये उस टाइम पर मुख्य शिक्षण केंद्र हुआ करता था बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जिसमें व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपके जीके, जीएस और साइंस करंट अफेयर के प्रश्न हो गए। अब चलते हैं अपन मैथ की, और मैथ के भी काफ़ी सारे प्रश्न अपने पास में हैं। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व भी करना है आपको, केवल सुन करके निकल नहीं जाना। ठीक है, तो देखो, एक घनाभ की 3 भुजाएं हैं, 15, 18 और 10। तो उसका आयतन आपको बताना था। इसके बाद में वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये पूछा गया था। अगला था एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 7, 24, 25। तो 7, 24, 25 की ट्रिपलेट लग रही थी। सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप आपको बताना था, पैरामीटर आपको बताना था, यानी कि समकोण त्रिभुज का पैरामीटर आपसे पूछा गया था। अगला था 360 डिग्री का मतलब 180 डिग्री कितना भाग होता है, ये आपसे पूछा गया था। अगला 2000 20,000 है ना, 20,000, तो 20,000 4 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो साधारण ब्याज आपसे पूछा गया था। बाकी परसेंटेज के भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगला था टाइम एंड वर्क का। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 25 दिन में करता है, 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो बी बचे हुए कार्य को या फिर कुल कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया था। अगला
ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ए और बी दो बिंदु हैं, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता, ठीक है, और उसकी चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों चलना चालू करते हैं। अगर ए बी से 3 घंटे अधिक चलता है तो भाई ए ने कुल कितनी दूरी तय की, ये पूछा गया था। अगला मानक विचलन, हमने आपको मानक विचलन के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई है, सर्च करना मानक विचलन बाय सक्सेस जंक्शन, वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। 50, 48 और 52 का मानक विचलन आपसे पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया था। बाकी एक प्रश्न प्रायिकता का आया था, और प्रायिकता का प्रश्न आज का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। प्रायिकता भी पूछी थी, उसी में जो है अलजेब्रा भी लगा दिया था, ठीक है ना, तो खतरनाक प्रश्न आया था। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कुछ प्रश्न देख लीजिए। एक महिला को कोई कार्य दिया जाता है, ये आपका मेंटल एबिलिटी का है, यानी जो आपका मानसिक अभिरुचि है। तो एक महिला को कोई कार्य दिया जाता है, लेकिन वह अपना कार्य सही से नहीं करती है। आप उस ग्रुप के कैप्टन हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, आप क्या फैसला लेंगे। अगला 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया था, इसमें से अलग कौन है ये आपको बताना था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, हम आपसे ये पूरी उम्मीद करते हैं। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अमित शाह, इनमें से अलग कौन है यह आपको बताना था। अब आप खुद कमेंट कीजिए, बताइए कौन इनमें से अलग है, ठीक है। अगला 1 जनवरी 2099 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2101 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था कैलेंडर का। अगला राहुल दाएं से 35वें स्थान पर है, बाएं से 36वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं ये बताना था। तो वो सीधा सूत्र है, आपको पता ही होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, टोटल निकल करके आ जाएगा। पेपर फोल्डिंग से भी एक प्रश्न पूछा गया है, नॉन वर्बल से ध्यान रखना, कौन सा चित्र अलग है ये पूछा गया, ये भी नॉन वर्बल का है। और एक प्रश्न देखिए ये आया था 9, 19, 38, 78, 129, 319, इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछी गई थी। एक प्रश्न पजल का पूछा गया था। बाकी मानसिक अभिरुचि के 3 प्रश्न थे, कथन निष्कर्ष के 3-4 प्रश्न थे, सेंटेंस अरेंजमेंट का 2 प्रश्न, शायद कि 2 की 1 प्रश्न पूछे गए हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट पर बढ़िया वीडियो हमने बना दी थी परसों, आप लोग जाकर के देख लेना, चैनल के अंदर बनी हुई है प्लेलिस्ट एमपी पुलिस के नाम से, उसको देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी नया टॉपिक व्यापक ऐड करता है उसको हम करवाते हैं। देखो अब प्रश्न कितने आए, तो मैथ के लगभग 18 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 47 प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आप कितना समझ लीजिए, ये लगभग कितना हो गया, 50, 10, 60, 8, 68 के आसपास है, 65, 68 के आसपास आपकी मैथ रीजनिंग पूछी गई है। रीजनिंग ज़्यादा पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस के 10 प्रश्न हैं, रिमेनिंग आपके जी के जीएस के लगभग 25 प्रश्न आए हैं। नंबर की बात कर लेती है तो नंबर आज हमको 81, 76, 79, 77 और 71 ये नंबर आज देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इस पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना नोट्स प्राप्त कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पास में, आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है भाई, है ना। सबके पास में शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, हर स्टडी ग्रुप में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इसकी लिंक को जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ी देर में वीडियो आने वाला है जिसमें हम करंट अफेयर कवर करेंगे 2020 से लेकर के अब तक जितने भी पुरस्कार दिए गए, ठीक है। धन्यवाद।